Hello class 8 students. In this video we will be studying chapter 2 of science, that is microorganisms, friends और foe. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? माइक्रोऑर्गेनिजम्स हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं और हमें अपनी खुली आंखों से यानी बिना किसी टूल या डिवाइस के हमें दिखाई नहीं देते हैं. एंड वन मोर थिंग इज हियर फ्रेंड और फो. ठीक है, फ्रेंड और फो. फ्रेंड का मतलब होता है हमारे मित्र दोस्त, ठीक है, और फो का मतलब होता है हमारे दुश्मन शत्रु. ठीक है, तो ऐसा इस चैप्टर में क्यों कहा गया है? सो लेट अस डिस्कस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग व्हाट आर माइक्रोऑर्गेनिजम्स. तो हम क्या बोलेंगे कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर द ऑर्गेनिजम्स दोज व्हिच आर इनविजिबल टू आवर अनएडेड आईज. इसका मतलब क्या होता है? जब भी आपसे कोई पूछे कि माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या है तो आप कैसे डिफाइन करोगे? दीज आर द एनिमल्स, सॉरी दीज आर द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर नॉट विजिबल टू अस विदाउट द हेल्प ऑफ एनी माइक्रोस्कोप और डिवाइसेस लाइक दैट. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटे होते हैं और हमारी खुली आंखों से हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनको देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है? हमें एक डिवाइस, हमें एक टूल यूज करना पड़ता है, दैट इज नोन एज माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत ही छोटे होते हैं और हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई देते हैं. ओके, अब इनकी वर्ड्स देख लेते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो? माइक्रो मींस टाइनी, वेरी स्मॉल, माइन्यूट. ठीक है, जो बहुत ही छोटे होते हैं. ऑर्गेनिजम्स मतलब एनिमल्स या फिर कोई भी लिविंग बीइंग्स. तो ऐसे लिविंग बीइंग्स जो बहुत ही छोटे होते हैं वी कॉल देम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. देयर इज वन मोर नेम. ठीक है, इनके लिए एक और नाम है माइक्रोब्स. ठीक है, यहाँ पे इनके लिए एक और नाम दिया गया है माइक्रोब्स, यानी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी कह सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज माइक्रोस्कोप. तो अभी हम लोगों ने डेफिनेशन डिस्कस करते वक्त क्या कहा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही या माइक्रोस्कोप्स में ही देख सकते हैं. ठीक है, ऐसा पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि माइक्रोस्कोप में बहुत सारी लेंसेस लगी रहती हैं जो छोटी चीजों को मैग्नीफाई कर देती हैं, छोटी चीजों को बड़ा कर देती हैं और हमें उनको देखने में आसानी हो जाती है. ओके, नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. ठीक है, अच्छा, उनको डिस्कस करने से पहले एक चीज हम सोचें कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ठीक है, हम नहीं देख पाते हैं, लेकिन माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं? वेयर डू दे लिव? वेयर द माइक्रोऑर्गेनिजम्स लिव? ठीक है, माइक्रोऑर्गेनिज्म कहाँ पे रहते हैं? तो माइक्रोऑर्गेनिज्म, let me inform you that microorganisms live everywhere. Microorganisms हर जगह पे रहते हैं. ठीक है, अब कोई पूछे कि सर क्या वो हमारे पास भी है, हमारे अंदर भी है? Yes, this is true. ठीक है, वो हमारे स्किन में, हमारे माउथ में, हमारे स्टमक में, हर जगह पे माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं. यहाँ तक कि आइस में, ठीक है, और हॉट स्प्रिंग्स में, माउंटेन्स पे, सॉइल पे, ठीक है, आपके दरवाजे के नॉब पे, घर पे, मोबाइल, जो भी चीजें आप यूज करते हैं, ठीक है, ज्यादातर सभी चीजों में आपको माइक्रोऑर्गेनिजम्स मिलेंगे. ठीक है, उसमें से कुछ हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे अलग अलग कामों में. ठीक है, वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं, लेकिन कुछ डिजीज कॉजिंग होते हैं, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं. ठीक है, पैथो मतलब क्योंकि वो हमें डिजीज देते हैं, हमें बीमार करते हैं, इसलिए हम उन्हें पैथोजेंस कहते हैं. ओके, तो दैट विल बी डिस्कसिंग इन फर्दर वीडियो. ओके, बट नाउ लेट अस डिस्कस what are the types or what are the categories in which microorganisms have been classified. So here are four major categories. The first one is bacteria, second one is fungi, third one is protozoa, fourth one is algae, and there is one more category which just does not include in these four types, and that is viruses. The category of the viruses. These are also microorganisms, but their case is different. We will be discussing here afterwards. But let us now discuss what are these things. Okay, so हमने क्या डिस्कस किया कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स के चार मेजर टाइप होते हैं. ठीक है, पहला है बैक्टीरिया, दूसरा फंजाई, तीसरा प्रोटोजोआ और चौथा एल्गी. ठीक है, इनकी अगर आपको फिगर्स देखनी है, इनकी फोटो देखनी है, देन यू कैन रिफर टू योर बुक. ठीक है, आप अपनी बुक से आराम से इनको देख सकते हैं. ओके, और एक और इनकी कैटेगरी बनाई गई है, वो है वायरसेस की कैटेगरी. ठीक है, उनका थोड़ा सा स्पेशल केस है. ठीक है, इसलिए आपने उनको स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया है और उनके, ठीक है, उनके फिगर्स भी ड्रॉ किए हैं. ठीक है, बाकी चीजों के लिए स्पेस नहीं था, दैट इज व्हाई आई वाज अनएबल टू ड्रॉ इट. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस फ्यू फीचर्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स. ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी फीचर, उनकी खासियत क्या होती है.
मोस्टली इनविजिबल। इसका मतलब क्या है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर वेरी टाइनी, वो बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, और वो ज्यादातर इनविजिबल होते हैं। बहुत ही कम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम देख पाते हैं, ठीक है, कुछ हैं जिनको हम देख पाते हैं, ठीक है, सच एज एल्गी, ठीक है, प्रोटोजोआ, ठीक है, कुछ हैं, और कुछ फंजाई हैं, इनको हम कुछ चीजों को देख पाते हैं, लेकिन बाकी सारों को नहीं देख पाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर क्या होते हैं? यूनिसेलुलर मतलब है ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें सिर्फ एक सेल होती है, उन्हीं का वो ही एक सेल वो ऑर्गेनिज्म में होती है, ठीक है, और उसी में वो अपना फूड लेते हैं और अपने आप को ग्रो करके फिर डिवाइड कर लेते हैं, इस तरह से उनका रिप्रोडक्शन होता है। और दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या होता है? मल्टी मींस मैनी, ठीक है, इसका मतलब क्या है? जिसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिनमें ढेर सारे सेल्स होते हैं, हम उन्हें क्या बोलेंगे? मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो नेक्स्ट इज फ्रेंडली और डिजीज कॉजिंग, ठीक है, इसको हमने पहले डिस्कस किया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंडली होते हैं और कुछ डिजीज कॉजिंग होते हैं, वो हमें बीमारियां देते हैं, ठीक है। तो जो फ्रेंडली हैं, ठीक है, वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, मिल्क से कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और भी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होते हैं, मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होते हैं, ठीक है, विल बी डिस्कसिंग इट लेटर। ओके, और कुछ डिजीज कॉजिंग होते हैं जिनको मैंने अभी नाम बताया, उनका नाम क्या था? पैथोजन, जो हमें बीमारियां देते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसी बीमारियां हैं, ठीक है। अभी जो सबसे खतरनाक, इस समय सबसे डेंजरस जो बीमारी चल रही है, दैट इज कोविड-19, कोरोना वायरस, ठीक है, वो वायरस की वजह से होता है, ठीक है, और आप जानते हैं इसका कितनी डेंजरस है और इससे कितनी प्रॉब्लम हो रही है पूरी दुनिया में, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सीन बाय माइक्रोस्कोप, ठीक है, तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था, फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं जो यूनिसेलुलर हो, ठीक है, नहीं तो हम उन्हें नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं क्लियरली। ओके, नाउ कम्स द स्पेशल केस ऑफ वायरस, ठीक है, वायरस को इनसे अलग किया गया है, ठीक है, उससे कुछ रीजंस हैं दैट विल बी डिस्कसिंग। द फर्स्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये माइक्रोस्कोपिक तो होते हैं, यानी इनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस होता है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। वो डिफरेंस क्या है कि ये नॉन लिविंग होते हैं, मतलब ये जब भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रहते हैं, जैसे मान लीजिए मिट्टी में है या फिर कहीं पे और है, तो ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, लेकिन जैसे ही ये लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं, ये क्या करते हैं? ये उसकी बॉडी को यूज करने लगते हैं, उसके सेल को यूज करते हैं, ठीक है, उसी से अपना फूड लेते हैं और वहीं पे रिप्रोड्यूस होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है? रिप्रोड्यूस इन होस्ट, ठीक है, इनसाइड द होस्ट, रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? होस्ट उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिसमें वायरस रहता है। इसका मतलब क्या है कि वायरस जब भी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ है, वो नॉन लिविंग थिंग के जैसे बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही वो लिविंग थिंग के कांटेक्ट में आता है, लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है, वो इट बिहेव्स लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और वो क्या करता है? वो जब भी, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह ही बिहेव करने लगता है और उन्हीं में रिप्रोड्यूस करता है और अपने आप को ग्रो करता है, ठीक है। इसलिए इसका केस थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखे वो सारे के सारे लिविंग होते हैं, वो जिंदा होते हैं, ठीक है, लेकिन ये जिंदा होने की कोई भी साइन को शो नहीं करता है, ऐसा इनको देख के जान नहीं पड़ता कि ये जिंदा है, लेकिन जैसे ही ये लिविंग सेल के कांटेक्ट में आते हैं, ये वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट इज दीस मे बी फाउंड इन बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। इसका मतलब क्या है? ये ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे भी अटैक कर सकता है, यानी उनमें ही रह सकता है, उनमें रिसाइड कर सकता है, और प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी रह सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो डिजीजेस के हैं, ठीक है, जो वायरस की वजह से होते हैं, तो यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट इज कॉमन कोल्ड, ठीक है, यानी हमें सर्दी हो जाती है, खांसी वगैरह आती है, तो ये सारी की सारी चीजें हमें किससे हो जाती हैं? वायरस की वजह से होती है। और क्या है? इन्फ्लुएंजा, जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम लोग फ्लू कहते हैं, अलग अलग तरह के फ्लूज होते हैं, तो इन्फ्लुएंजा उन्हें कहते हैं। तो फ्लू इज आल्सो कॉज्ड बाय वायरस, ठीक है। नेक्स्ट इज पोलियो एंड चिकनपॉक्स। पोलियो आपने सुना होगा, पोलियो आपके घर में उसके ड्रॉप पिलाए जाते हैं, फिर अलग अलग उसके सेंटर्स बनाए जाते हैं प्राइमरी स्कूल्स वगैरह में, ठीक है, अलग अलग सेंटर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे आपको पोलियो के ड्रॉप्स या फिर आपके घर पे आके पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, ठीक है। और चिकनपॉक्स जो छोटे छोटे दाने होते हैं हमारे शरीर में निकल आते हैं, तो ये सारे जो डिजीजेस हैं, these all diseases are caused by the virus and the most dangerous till now is coronavirus, that is COVID-19. I have drawn the figure here, ठीक है, आप देख सकते हैं। एक और यहाँ पे वायरस का मैंने फिगर बनाया है, लेकिन दिस वन इज द डेंजरस वन, ठीक है, कोरोना। आप
मिक्सचर्स क्या है और स्पेशल केस ऑफ वायरस। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स द टॉपिक ऑफ द देयर नेचर, दैट इज द माइक्रोऑर्गेनिजम्स मे बी फ्रेंडली और दे मे बी हार्मफुल, यानी वो हमारे मददगार भी हो सकते हैं और हमारे दुश्मन भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं उनके नेचर पे और वो हमारे यूज में कैसे आते हैं। ठीक है, तो पहला है मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। ठीक है, तो आपको बता दूं जब भी कर्ड बनता है तो कर्ड बनने, ठीक है, के लिए एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया की वजह से ही मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो पाता है। मिल्क इज कन्वर्टेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ लैक्टोबैसिलस, ओके, ऑन इट एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू द कर्ड, यानी दूध से दही बनने के लिए एक बैक्टीरिया का हेल्प होता है। ठीक है, एंड दैट इज लैक्टोबैसिलस। उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। और सेम प्रोसेस होता है ब्रेड में। ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए भी जब भी आटा गूंद के, यानी डो जब बनाया जाता है, डो किसको बोलते हैं, आटा गूंदने के बाद जो रखते हैं उसे डो बोला जाता है। ठीक है, तो डो को फर्मेंट हल्का सा किया जाता है। ठीक है, उसकी फर्मेंटेशन की जाती है और ब्रेड बनाया जाता है उसके बाद। ठीक है, आफ्टर दैट, ठीक है, और ब्रेड में एक चीज और होती है, ब्रेड में ईस्ट डालते हैं या फिर बेकिंग सोडा डालते हैं ताकि वो ब्रेड फ्लफी बन पाए। तो जो ईस्ट होता है दैट इज आल्सो अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ईस्ट भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उसका यूज किया जाता है ब्रेड में। और क्या चीजें हैं, मेकिंग ऑफ विनेगर एंड वाइन, दैट इज अल्कोहल। ठीक है, यानी आपके घर में अगर आप सिरका यूज करते हो, विनेगर यूज करते हो, तो वो भी कैसे बनता है, बाय द फर्मेंटेशन ऑफ डिफरेंट जूसेस। ठीक है, डिफरेंट तरह के जो जूसेस होते हैं, चाहे वो एप्पल का हो, चाहे वो शुगर केन का। नॉर्मली हम लोग इंडिया में क्या करते हैं, शुगर केन के यूज होते हैं, लेकिन दूसरे देशों में एप्पल के या फिर अलग तरह के पाइनएप्पल्स के, इन सबके भी विनेगर बनते हैं। ठीक है, तो विनेगर बनाने के लिए प्रोसेस का यूज होता है। और अल्कोहल जो लोग कंज्यूम करते हैं और उसे मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें, ठीक है, किससे बन पाती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही बन पाती हैं। वो एक प्रोसेस करते हैं दैट इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। ठीक है, जिसको बोलते हैं सड़ाना। ठीक है, एक और प्रोसेस आती है, हमारे जो शूज बनते हैं, शूज, ठीक है, अगर वो लेदर के शूज हैं तो लेदर में से जो भी गंदगी रहती है उसको निकालने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। वो साफ होने के बाद फिर उससे उस लेदर से शूज या दूसरे प्रोडक्ट्स बन पाते हैं। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती है, मेडिसिन। आपने बहुत सारे सुना कि एंटीबायोटिक्स मेडिसिन होती हैं। ठीक है, उसमें से एक है पेनिसिलिन। ठीक है, जिनकी आंखों में प्रॉब्लम्स होती है तो वहां पे पेनिसिलिन का यूज होता है। एक आती है पेनिसिलिन, ठीक है, उसे लोग यूज करते हैं आंखों में। ठीक है, सो दैट इज व्हाट एंटीबायोटिक। नेक्स्ट इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही या फिर जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम जिनको वीक कर दिया जाता है उनको हमारे ब्लड में या किसी दूसरे एनिमल के ब्लड में डाल दिया जाता है। फिर वो एंटीबॉडीज जो होती हैं, फिर उन्हीं एंटीबॉडीज का यूज करके हमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा इस केस में कि कोरोना वायरस का, जो भी कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाया जाता है उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है, उसमें अलग अलग स्टेप्स हैं। वो सारे स्टेप्स होते ही वैक्सीन बन जाएगा। तो वैक्सीन किस लिए बन पाता है, किसकी वजह से बन पाता है, वो बन पाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। ठीक है, और नेक्स्ट इज इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, यानी ये हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, हमारे सॉइल को बहुत ही फर्टाइल बनाते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हमारे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ने से क्या होता है, ये हमारे क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। ठीक है, ये हमारे क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। क्यों, फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो अच्छी क्रॉप के लिए सॉइल का अच्छा होना जरूरी है, उसमें अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स होने जरूरी है। तो सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए क्या क्या काम करता है, तो पहला होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, यानी अगर कोई भी प्रोटीन वाला प्लांट है, प्रोटीन वाला प्लांट का मतलब है लेग्यूमिनस प्लांट्स। ठीक है, जो दाल वाली फसलें होती हैं, पल्सेस होती हैं। ठीक है, उनके रूट में छोटे छोटे पॉड्स होते हैं, छोटे छोटे नॉड्स होते हैं। ठीक है, उनमें क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, यानी एटमॉस्फेयर से, यानी एयर से नाइट्रोजन लेके और उसको फिक्स कर देते हैं उस रूट में। और उसी की हेल्प से प्लांट्स में क्या पाता है, प्रोटीन, जो कि हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, हमारी मसल बिल्डिंग के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल में भी पार्टिसिपेट कौन करते हैं, फ्रेंडली माइक्रोब्स। ठीक है, और क्या करते हैं, डिकम्पोजर्स का भी काम करते हैं। ठीक है, ये क्लीनिंग का भी काम करते हैं। आपने देखा होगा रोड पे बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है, उनकी एक्सीडेंट हो जाती है। ठीक है, या फिर ऐसे भी बहुत सारे एनिमल्स की डेथ हो जाती है, तो वो कैसे गायब हो जाते हैं, वो धीरे धीरे कैसे खत्म हो जाते हैं। तो वो खत्म होते हैं क्यों, क्योंकि उनको उनकी फीडिंग करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको खाते रहते हैं और उसको कन्वर्ट कर देते हैं सॉइल में या फिर दूसरी यूजफुल चीज में। ठीक है, इसलिए इनको डिकम्पोजर्स भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें क्या थी, दीज वर द हेल्प्स that is done by the microorganisms those are friendly to us। लेकिन कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारे लिए फ्रेंडली नहीं
तो देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। द फर्स्ट इज वो क्या करते हैं, फूड पॉइजनिंग, यानी वो हमारे खाने को सड़ा देते हैं। जब भी हम खाना बनाते हैं तो आप देखते होंगे बरसात के टाइम पे खाने को गर्म करके खाया जाता है, या फिर और भी दूसरे टाइम पे, ठीक है, खाने को लोग कहते हैं पहले आप गर्म कर लीजिए, ठीक है, ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो वो उनकी डेथ हो जाए। लेकिन अगर जो लोग ऐसा नहीं करते हैं, काफी लंबे समय तक फूड को रख देते हैं, तो उसमें माइक्रोब्स लग जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाते हैं जो फूड पॉइजनिंग करते हैं। अगर इस तरह का फूड हम खाते हैं तो हमारे पेट में दर्द होता है और हमें अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, तो नाउ लेट अस सी व्हाट दीज थिंग्स आर डन, व्हाट दीज थिंग्स आर टू बी डन। ओके, द फर्स्ट वन इज पैथोजन। हमें यहाँ पे डिस्कस करना है पैथोजन। पैथोजन क्या होते हैं, तो पैथोजन ऐसे माइक्रो इसको कहा जाता है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो हमें यानी एनिमल्स में डिजीज फैलाते हैं या फिर प्लांट्स में डिजीज फैलाते हैं। यानी ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स या फिर एनिमल्स में डिजीज फैलाते हैं उनको नाम दिया गया है पैथोजेंस। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स हैं, हम यहाँ पे देख लेते हैं। इससे पहले भी हमने कुछ एग्जांपल्स देखे थे जो वायरस की वजह से फैल जाते हैं। ठीक है, वो कौन से एग्जांपल थे, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, पोलियो, चिकन पॉक्स, फ्लू, कोरोना वायरस, ठीक है, कोविड-19। तो ये अलग अलग तरह के डिजीजेस थे। अभी कुछ और डिजीज हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं जो और भी दूसरे तरह के ऑर्गेनिजम्स से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से फैलते हैं। तो पहले हम एनिमल्स का देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज टीबी। टीबी क्या होता है, ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, ये हमारे लंग्स की प्रॉब्लम थी और भी दूसरे का टीबी होती है। तो ये किस वजह से होती है, ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। ठीक है, ये बीमारी। उसके बाद क्या है, कॉलेरा। ठीक है, आपने देखा होगा गर्मियों में बहुत सारे लोगों को कॉलेरा हो जाता है, तो वो किस वजह से होता है, दैट हैपेंस दैट ऑकर्स ड्यू टू द बैक्टीरिया। नेक्स्ट इज टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड भी क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। ओके, आफ्टर दैट हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए वायरस की वजह से होता है। और मलेरिया, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से। ठीक है, तो ऐसे और भी बहुत सारे डिजीजेस और उनके कॉजिंग पैथोजेंस आपको मिल जाएंगे आपकी बुक में, देयर यू कैन रेफर। ओके, आफ्टर दैट we will discuss the diseases in plants which are caused by different microorganisms, which are caused by different harmful microorganisms. So first one is rust of wheat. ठीक है, आपने देखा होगा गेहूं के अगर पेड़ को आप देखें, ठीक है, तो उसके पत्तियों में कभी-कभी लाल रंग के कुछ रस्ट जैसा लग जाता है। ठीक है, तो दैट रस्ट इज नॉट नेचुरल। ठीक है, वो डिजीज होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है। और वहां पे कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे है, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर रहा है दैट इज फंजाई। ठीक है, फंजाई वहां पे वीट की रस्टिंग में, ठीक है, एक्ट करता है। नेक्स्ट इज येलो वेन ऑफ भिंडी, दैट इज ओकरा। ओकरा क्या होता है, लेडीज फिंगर को, ठीक है, दूसरे इंग्लिश में एक और नाम दिया गया है ओकरा। ठीक है, तो भिंडी जिसे हम कहते हैं अपने गाँव भाषा में या फिर हिंदी में। ठीक है, तो उसमें एक बीमारी थी येलो वेन की। ठीक है, तो वो किसकी वजह से कॉज होता है, दैट इज कॉज्ड बाय वायरसेस। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या देखा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, उनका दूसरा नाम क्या है, उनको हम देख कैसे सकते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, स्पेशल केस ऑफ वायरस। ठीक है, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो एक हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ पे बचा है फूड प्रिजर्वेशन, यानी हम अपने खाने को कैसे बचाएं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो उनके अलग अलग प्रोसेसेस हैं, अलग अलग मेथड्स हैं जो हमारे एंसेस्टर्स ने, ठीक है, वो डेवलप की है। ठीक है, तो पहला है सन ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। यानी आपने देखा होगा अगर आपके मम्मी, ठीक है, घर पे अचार बनाती हैं तो वो क्या करती हैं, उनको पहले सुखाती हैं। ठीक है, आम को अगर काटा है फिर दूसरी भी चीजों के अगर वो अचार बनाती हैं तो वो क्या करती हैं, पहले उसको सुखाती हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, सन ड्राइंग। ठीक है, या फिर अगर आपके घर में चिप्स वगैरह बनता हो, ठीक है, चाहे वो अलग अलग तरह के चिप्स होते हैं, ठीक है, वो तो सारे के सारे चिप्स, ठीक है, कैसे करते हैं, पहले सन ड्राइंग की जाती है, उनको सुखाया जाता है धूप में ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना रहे। यानी अगर उसमें वाटर के कंटेंट रहेंगे तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म इजीली एक्ट कर पाएंगे, लेकिन अगर वो चीज सूखी होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं लग पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज हीटिंग। ठीक है, हम चीजों को गर्म करते हैं, जैसे खाने को मैंने अभी बताया हम लोग गर्म करके खाते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए ताकि उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, और वो हमें नुकसान ना पहुंचा पाए। नेक्स्ट इज कूलिंग। आपने देखा होगा अगर हमारे घर में सब्जियां आती हैं या आपके घर में सब्जियां आती हैं तो हम उसको किस तरह रखते हैं, हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो टेम्परेचर ना मिल पाए जिससे वो डेवलप कर सके। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनकी कूलिंग करते हैं। नेक्स्ट इज डीप फ्रीजिंग। डीप फ्रीजिंग का मतलब है बहुत ही ज्यादा ठंडा कर देना, जैसे कि कर्ड है। कर्ड हमने देखा कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनता तो है, ठीक है, तब तक तो सही है, लेकिन अगर हम उसको ऐसे खुले कुछ दिन रख दें तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी डीप फ्रीजिंग करते हैं। और भी दूसरे तरह के वेजिटेबल्स या अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है, जिनकी हम डीप फ्रीजिंग करते हैं। नेक्स्ट इज सॉल्टिंग। ठीक है, तो इसका भी एग्जांपल वही पुराना है कि सन हीटिंग करने के बाद जब भी आपकी मम्मी पिकलिंग करती हैं
अचार बनाती हैं तो उसमें नमक मिलाती हैं, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है सॉल्टिंग, यानी एडिंग ऑफ सॉल्ट फॉर द फूड प्रिजर्वेशन इज नोन एज सॉल्टिंग। नेक्स्ट इज एडिंग ऑफ शुगर, यानी चीनी से भी चीजों को बचाया जा सकता है, हम अपने खाने को बचाते हैं, ठीक है। कैसे? तो आपने देखा होगा अगर घर पे आपके जैम बनता हो या मुरब्बा बनता हो तो ये सारी की सारी चीजों में, ठीक है, शुगर सिरप का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं कि वहां पे हम कौन सा मेथड लगा रहे हैं? एडिंग ऑफ शुगर। नेक्स्ट इज एयर टाइट पैकिंग, यानी हम लोग ऐसी पैकिंग करते हैं, आपने देखा होगा अगर आपने चिप्स की पैकेट खाई होगी या फिर और भी दूसरे फूड आते हैं, दे आर इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट पैकेट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई अगर एक बार हमने उस चीज को पैक कर दिया तो उसमें दूसरी एयर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एयर में माइक्रोब्स होते हैं और वो माइक्रोब्स एंटर करेंगे तो क्या होगा? हमारे फूड को खराब करेंगे। नेक्स्ट इज केमिकल प्रिजर्वेटिव, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, नॉर्मली घरों में ये यूज नहीं किया जाता है। इंडस्ट्रीज में लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के केमिकल्स आते हैं जो वो अपने फूड में मिला देते हैं ताकि फूड ज्यादा दिन तक चल सके। तो these were all the points that we discussed. So the last thing to say is that subscribe my channel, hit the like button if you like the video, and for more videos please click on the subscribe button and hit the like button. That's all for today. Thank you class.